सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया था, क्लासिफिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के सारे चैप्टर का बेस है। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को समझना बहुत आवश्यक है। तो अपनी बात चल रही थी सीरीज़ की, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़, खंडित श्रेणी को कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ और अखंडित श्रेणी को कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज़, अखंडित या सतत श्रेणी। तो मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी की बात बता दी थी, खंडित श्रेणी की भी बात बता दी थी और अखंडित श्रेणी की भी बात बता दी थी। अब अखंडित श्रेणी की अपन आगे की बात करते हैं और एक बार वापस से समझ लीजिए आप, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं आपको बार बार यही बात कहता हूँ कि इसको वापस से समझ लो। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो उसको अभी क्लियर कर लो, नहीं तो फिर बाद में इस आगे सारा का सारा बेस है आपका, ये बेस क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो मैंने आपको देखो क्या बताया था, वापस से एक बार फटाफट क्लियर करो। पहले नंबर पे तो क्या चीज़ होती है, बोलो? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान बोलो क्या है, फटाफट बताओ। अब इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान ये है कि इसमें एक ही चीज़ होती है, मूल्य, जिसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स से, और इसमें फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई थी? खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को बोलो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज़। खंडित श्रेणी की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको कि इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो होंगे मूल्य एक्स और दूसरी चीज़ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और तीसरे नंबर पे बोलो कौन सी श्रेणी बताई थी? तीसरे नंबर पे बताई थी अखंडित या सतत श्रेणी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। अखंडित या सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। तो देखो वापिस से फटाफट समझ लेना, अब एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। कोई चीज़ भी नहीं समझ में आए तो फिर क्लियर कर लेना। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल एक ही चीज़ होती है, जिसको क्या कहते हैं? मूल्य। सावधानी क्या थी यहाँ पर? सावधानी क्या थी? सावधानी ये थी कि जैसे ही व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा तो सबसे पहला काम, 2 सावधानियाँ थी। बोलो पहली सावधानी क्या थी? पहली सावधानी तो ये है कि श्रेणी को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे, विन्यासित करेंगे। विन्यासित कैसे करोगे? या तो करोगे असेंडिंग ऑर्डर में और या करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। दूसरी सावधानी क्या थी? दूसरी सावधानी ये थी कि उसमें सीरियल नंबर लगाएंगे और लास्ट सीरियल नंबर को क्या मान लेंगे? लास्ट सीरियल नंबर को n मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में एक ही चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है? मूल्य x। फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसलिए n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कि टोटल मूल्य कितने थे उसी को n मान लेते हैं। वैसे n का मतलब क्या होता है? हमेशा n का मतलब हमेशा होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का योग, फ्रीक्वेंसी का टोटल। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल एक ही चीज़ होती है, जिसको क्या कहते हैं? एक्स। तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, सीरियल नंबर लगाएंगे और लास्ट सीरियल नंबर को क्या मान लेंगे? एन। और एन का मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितनी आइटम्स हैं, मूल्यों की संख्या कितनी है, बस। ये व्यक्तिगत श्रेणी थी और ये उसकी सावधानी थी। दूसरी बात फिर समझो अब खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी में 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगा मूल्य x, एक तो होंगे x, एक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। पहचान ये है कि मूल्यों के अंतर्गत जो अंतर होगा, मूल्यों में जो अंतर होगा वो अंतर कैसा होगा? बराबर बराबर। जैसे मूल्य दे दिए 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 3, 1, 5, 4, तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को तो हमेशा क्या कहेंगे? n। जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहेंगे? n।
व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी थी नहीं, तो व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी थी नहीं, तो यहाँ n का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। वैसे n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको तो अपन ने मान लिया x किसको सवाल में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि कौन सी चीज़ x है और कौन सी चीज़ f है, तो ये तो आपको स्वयं को ही देखना पड़ेगा। कई बार सवाल में यूँ लिखा हुआ आ जाता है, यूँ लिखा हुआ आ जाता है सवाल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ लिख दिया मार्क्स 2 3 1 4 5 10 20 30 40 50। तो आप ये मत समझ लेना कि दो चीज़ें दे दी तो ये x हो गया ये f हो गया, सारा सवाल गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि मैंने आपको नियम तो बताए हैं, नियम से डेविएट नहीं करोगे आप, नियम से नहीं हटोगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स का नियम यह है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत छोटे छोटे से सिंपल से मैं रूल्स और सावधानियां आपको बता रहा हूं। ये रूल्स और सावधानियां आपको हमेशा के लिए सदैव ध्यान रखनी है। मूल्य किसको मानोगे, मूल्य उसको मानेंगे जिसमें अंतर बराबर बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है मार्क्स 10 20 30 40 50, सब में अंतर बराबर बराबर है 10 10 का। यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है तो इसको तो मानूंगा x और इसको मानूंगा f। सवाल में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा ये x है ये f है, हो सकता है लिख दे, हो सकता है नहीं लिखे। तो आपको नियम पता होना चाहिए कि x किसको मानना है और f किसको मानना है। x किसको मानोगे, जिसमें समान अंतर हो उसको x मानेंगे, जिसमें समान अंतर नहीं है उसको फ्रीक्वेंसी मानेंगे, और फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहोगे, हमेशा n। n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब खंडित श्रेणी की पहचान क्या हुई, खंडित श्रेणी की पहचान ये हुई कि इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, 2। इंडिविजुअल सीरीज में कितनी चीज़ें होती हैं, 1। इंडिविजुअल सीरीज में कितनी चीज़ें होती हैं, 1। कौन सी चीज़ होती है वो, मूल्य। खंडित श्रेणी में कितनी चीज़ें होती हैं, 2। कौन कौन सी होती हैं 2 चीज़ें, एक तो होती है x और एक होती है फ्रीक्वेंसी। तो बहुत आसानी से पता चल जाता है, सवाल को देखते ही पता चल जाता है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है, ये खंडित श्रेणी का सवाल है। तुरंत पता चलेगा क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में x होगा, खंडित श्रेणी में x भी होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब बात आती है अखंडित श्रेणी की। यहाँ तक तो मैं कल आपको बता चुका था। अब अखंडित श्रेणी की बात कर लो। अखंडित श्रेणी में भी कितनी चीज़ें होंगी, अखंडित श्रेणी में भी कितनी चीज़ें होंगी, 2। खंडित श्रेणी में भी कितनी चीज़ें थी, 2। व्यक्तिगत श्रेणी में कितनी चीज़ थी, 1। क्या चीज़ थी, मूल्य। खंडित श्रेणी में 2 चीज़ें कौन सी थी, एक तो था x और एक थी फ्रीक्वेंसी। अखंडित श्रेणी में भी 2 चीज़ें होंगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें होंगी वो समझ लो। एक तो होंगे वर्ग, वर्ग को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वर्ग को कहते हैं क्लास। दूसरी चीज़ होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति या बारंबारता। वर्ग जैसे आपको ये दे दिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 2 3 1 5 4। तो ये तो हो गया n कितना हो गया, 15। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को हमेशा क्या कहते हैं, n। फ्रीक्वेंसी जहाँ भी आ गई उसके टोटल को क्या कहोगे, n। तो इसकी तो पहचान सबसे आसान है क्योंकि इसमें एक तो होंगे वर्ग और एक होगी उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसमें तो वर्ग होते ही नहीं है। खंडित श्रेणी की पहचान क्या है, उसमें x होगा और फ्रीक्वेंसी होगी। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या है, उसमें खाली एक ही चीज़ होगी, x। अब इस वर्ग की बात अपने को करनी है, वो वर्ग की बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जैसे ये 10 से 20, 10 से 20 क्या है, वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लास। ये जैसे आपको दे दिया मार्क्स, नंबर, और ये दे दिया आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। ये तो है मार्क्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये है, ये तो है मार्क्स 10 से 20, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग। 20 से 30, इसको भी क्या कहोगे, वर्ग, क्लास। ये 50 से 60 है, 50 से 60 क्या है, वर्ग, इसको भी क्या कहेंगे, क्लास। अब इसका मतलब ये है 10 से 20 के सामने कितना था, 2। इसका मतलब है 10 से 20 नंबर आने वाले विद्यार्थी कितने थे, 2। 20 से 30 के सामने क्या दे रखा है, 20 से 30 के सामने दे रखा है 3। इसका मतलब 20 से 30 के बीच में आने वाले विद्यार्थी कितने थे, 3। 10 से 20 के बीच में नंबर आने वाले विद्यार्थी कितने थे, 2।
10 से 20 का मतलब हो सकता है उसके 11 नंबर हो सकता है उसके 12 नंबर हो सकता है 13 नंबर हो सकता है 17 नंबर हो सकता है 18 नंबर हो। तो 10 से 20 के बीच में आने वाले विद्यार्थी कितने थे? 2। 20 से 30 नंबर आने वाले विद्यार्थी कितने थे? 3। 50 से 60 के आगे कितना दे रखा है? 4। तो 50 से 60 के बीच में आने वाले विद्यार्थी कितने थे? 4। ये इसका मतलब है। अब आगे की बात समझो। प्रत्येक वर्ग में 2 लिमिट होती हैं। एक लिमिट तो है 10, एक लिमिट है 20। प्रत्येक वर्ग में कितनी क्या होती हैं? लिमिट्स। लिमिट को क्या कहते हैं? सीमाएं। तो प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं। एवरी क्लास हैज़ 2 लिमिट्स। कौन कौन सी लिमिट्स हैं? जैसे ये क्लास है 20 से 30, तो इसकी एक लिमिट तो कितनी है? 20, और दूसरी लिमिट कितनी है? 30। 50 से 60 का जो वर्ग है, इसकी एक लिमिट तो कितनी है? 50, और दूसरी लिमिट कितनी है? 60। तो हर वर्ग की कितनी लिमिट होती हैं? 2। एक लिमिट को तो कहते हैं लोअर लिमिट, और एक लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट। एक लिमिट को तो कहते हैं निम्न सीमा या अधर सीमा, और दूसरी लिमिट को कहते हैं उच्च सीमा। तो एक को तो कहते हैं निम्न सीमा, एक को कहते हैं उच्च सीमा। जैसे ये वर्ग है 10 से 20, तो इसमें निम्न सीमा कौन सी है? ये तो है निम्न सीमा। और 20 कौन सी है? 20 को कहेंगे उच्च सीमा। क्लियर है ये बात? अच्छी तरीके से समझ में आ गई। लिमिट्स कितनी होती हैं? 2। प्रत्येक वर्ग में कितनी लिमिट होती हैं? 2। एक को कहते हैं लोअर लिमिट, एक को कहते हैं अपर लिमिट। एक को निम्न सीमा, एक को उच्च सीमा। बोलो, ये 50 से 60 का जो वर्ग है, इसमें 50 तो क्या है? 50 को तो कहेंगे लोअर लिमिट, और 60 को क्या कहोगे? 60 को कहेंगे अपर लिमिट। क्लियर हो गई ये बात अच्छी तरीके से? अब एक चीज़ और समझ लो। ये 20 से 30 का जो वर्ग है, इसकी ये 20 क्या है? बोलो। 20 है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। निम्न सीमा को कहते हैं L1। और 30 क्या है? उच्च सीमा, अपर लिमिट। अपर लिमिट को कहते हैं L2। ये इसके हैं संकेत अक्षर। इसको L1 L कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं स्मॉल L1, और L2 कैपिटल भी लिख सकते हैं, और इसको L2 यूँ भी लिख सकते हैं, स्मॉल L2 या कैपिटल L2, L1 या स्मॉल L1। तो लोअर लिमिट को क्या कहते हैं? L1। अपर लिमिट को क्या कहते हैं? L2। अब एक बार वापस से समझ लो पूरी बात को। अखंडित श्रेणी की वापस से बात करता हूँ। इसके 2 नाम है, ध्यान रखना। अखंडित श्रेणी भी कहते हैं और सतत श्रेणी भी कहते हैं। अंग्रेजी में तो एक ही है, कंटिन्यूस सीरीज। इस सीरीज में मदों के मूल्यों का माप निश्चित न होकर 2 संख्याओं के मध्य होता है। अतः कुछ ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? क्लास बना लिए जाते हैं, जिनमें सम्मिलित होने वाली संख्याओं को वर्ग की आवर्ती, क्लास फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं? F के रूप में लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्राप्तांक, यानी कि मार्क्स दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये है विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी। 8, 11, 9 और 6, जहाँ भी F आ गया तो उस F का टोटल हमेशा क्या होगा? F का टोटल हमेशा क्या माना जाएगा? N। ये बात आप जानते हो। जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ गई, वहाँ फ्रीक्वेंसी के टोटल को हमेशा क्या कहेंगे? N कहेंगे। N कितना हो गया? 34। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी समझ लो। फ्रीक्वेंसी किसे क्या? एक नंबर का सवाल पूछ लेगा, बारंबारता से आप क्या समझते हो, या वर्ग आवृत्ति से आप क्या समझते हो? वर्ग आवृत्ति या बारंबारता, इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं अपन? F। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? F। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? किसी वर्ग की सीमाओं में आने वाली मदों की कुल संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। जैसे ये वर्ग है 10 से 20, इस 10 से 20 के बीच में आने वाली मदें कितनी थी? 8। तो इस 8 को क्या कहेंगे? 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी। 20 से 30 के अंदर कितनी मदें आई? 11। 20 से 30 नंबर वाले विद्यार्थी कितने थे? 11। 30 से 40 के बीच में विद्यार्थी कितने थे? 9। तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 9। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 6। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात आपको अच्छी तरीके से? अब आगे की बात करो। ये मैंने अभी आपको पॉइंट समझा दिया अच्छी तरीके से कि वर्ग की सीमाएं, क्लास, लिमिट्स।
जिन दो मूल्यों के द्वारा किसी वर्ग का विस्तार निर्धारित होता है। ये एक एक नंबर के सवाल भी हैं भैया, ध्यान रखना इस बात को। आपसे एक नंबर में पूछ लेगा वर्ग सीमाएं क्या होती हैं। तो वर्ग सीमाएं क्या होती हैं? जिन दो मूल्यों द्वारा किसी वर्ग का विस्तार निर्धारित होता है उसे वर्ग सीमाएं कहते हैं। और पहली सीमा को अधर सीमा या निम्न सीमा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। इसको लिखते क्या है? इसको किस संकेत से व्यक्त करते हैं? L1। तथा दूसरी सीमा को उच्च सीमा, उच्च सीमा को क्या कहते हैं? अपर लिमिट। इसका संकेत अक्षर क्या है? L2 कहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, एक लोअर लिमिट L1, एक अपर लिमिट L2। एक चीज़ और समझ लीजिए, वर्ग विस्तार, ये भी एक नंबर का सवाल है। वर्ग विस्तार से आप क्या समझते हैं? वर्ग विस्तार को अंग्रेजी में कहते हैं क्लास इंटरवल, और इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन है आई। ये हमेशा के लिए याद रखना, अब हर चैप्टर में आएगा आई। तो आई का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। किसी वर्ग की उच्च सीमा यानी L2 एवं निम्न सीमा यानी L1 के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है, और इसका संकेत अक्षर क्या होता है? आई। इसे आई द्वारा प्रकट करते हैं। आई का मतलब क्या है? L2 माइनस L1। अब वापिस समझ लीजिए, ये वर्ग है 10 से 20, इसका आई कितना है? इसका आई कितना है? ये तो है L2, ये है L1। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उस अंतर को कहते हैं आई। यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो अंतर है उसको, अंतर को ही क्या कहा जाता है? वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल आई। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 20 का। कैसे पता चला? L2 माइनस L1। L2 कितनी है? 20। L1 कितनी है? 10। 20 में से 10 घटाया तो आई कितना आ गया? 10। इसका आई कितना है? 50 से 60, तो 60 में से 50 घटा दिए तो आई कितना आया? 10। इसका आई भी कितना है? 10। इसका आई भी कितना है? 10। इसका आई भी कितना है? 10। तो आई का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक होती है लोअर लिमिट L1, एक होती है अपर लिमिट L2, एक होता है आई, क्लास इंटरवल। अब एक चीज़ और समझनी है, आई का मतलब क्या है? L2 माइनस L1। अब इसके बाद आपको समझनी है मध्य बिंदु या मध्य मूल्य। इसको कहते हैं मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। मिड वैल्यू भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये सारे एक एक नंबर के सवाल हैं। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है वर्ग विस्तार से आप क्या समझते हैं, या वर्ग सीमाएं क्या होती हैं, वर्ग विस्तार से क्या समझते हैं, या मिड वैल्यू से आप क्या समझते हैं। मिड वैल्यू के दो नाम हैं, मिड वैल्यू भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं, मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य मूल्य भी कहते हैं। ये सारे आपके एक एक नंबर के भी क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छी तरीके से समझना है। और ये सारा बेस है, ये आपके आगे के हर चैप्टर के अंदर ये चीज़ें सारी काम आएंगी, इसीलिए इनको बार बार करके मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे मिड वैल्यू की या मिड पॉइंट की। थैंक यू वेरी मच।